नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है आप सभी के लिए है सामान्य ज्ञान का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के आधुनिक इतिहास का जो सीरीज था उसका नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति किस तरीके से हुआ, इन सभी कंसेप्ट को हम समझेंगे। और उसके क्रम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे उन सभी परिघटना को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे कंसेप्ट आपको सभी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो या फिर एसएससी, बिहार पुलिस, जितने भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य को लेकर के चले तो उसमें आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ये जो वीडियो है वह बेस्ड होता है लुसेंट सामान्य ज्ञान पर। इसको भी ध्यान रखेंगे, लुसेंट का जो बिहार के संदर्भ में जो सामान्य ज्ञान आता है उस पर बेस्ड होता है। आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे वीडियो और जानेंगे कौन कौन से फैक्ट निकल के आता है भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर के। तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 5 अगस्त 1942 की बात है। 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लिया गया था। ध्यान रखेंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था यह कब लिया गया, कहाँ लिया गया, तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएंगे कि 5 अगस्त 1942 को बम्बई में जो कार्यकारिणी बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भारत छोड़ो का आंदोलन का जो है कि प्रस्ताव रखा गया था और स्वीकार भी हुआ था। उसके बाद आप जानेंगे, यहाँ से नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया तथा गांधी जी ने करो या मरो का नारा उन्होंने दिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया उसी समय। ध्यान रखेंगे 8 अगस्त को यह जो है कि स्वीकार हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था इसी समय। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे तो 9 अगस्त को सरकार के अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। तो गैर कानूनी संगठन घोषित करने का जो टाइम था वो कब था, तो 9 अगस्त 1942 को। ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1942 को भारत सरकार ने, उस समय के जो सरकार था वो जो सरकार थे उसने क्या किया, तो अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। उसके बाद देखिए तो 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू और उसके बाद इत्यादि जो लोग थे वह बिहार के नेता को जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी लोगों को जो है कि 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण जो सिंह थे, उन्हें अनुग्रह बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी लोगों को, जितने भी सारे बिहार के नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा समझ लें। जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। तो महाधिवक्ता के पद पर जो शोभित थे कौन थे, तो श्री बलदेव सहाय, भारत सरकार के जो संदर्भ में उस समय अंग्रेज सरकार में समझ लें, तो उन्होंने भी क्या किया, तो बलदेव सहाय ने भी क्या किया, तो जो महाधिवक्ता पोस्ट था, जो अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं हम लोग, उससे भी यह इस्तीफा दे दिए। उसके बाद देखें तो सीताराम केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भगवती देवी आदि जो लोग थे आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो अहम भूमिका निभाई, इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है कि इन लोगों ने अहम भूमिका निभाया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो फैक्ट निकल के आता है कि 11 अगस्त 1942 को भारतीय विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। ध्यान रखेंगे पटना के जो पटना में जो है कि सचिवालय है उसके जो पूर्वी गेट पर जो है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के द्वारा। और इस पर जो है कि छात्रों पर कार्रवाई करते हुए पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी थे उस समय में WG आर्चर। ध्यान रखेंगे WG आर्चर ने क्या किया, तो पुलिस को आदेश दिया और निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें कि बहुत सारे जो लगभग जो कि बहुत सारे छात्र तो घायल हुए और 7 जो छात्र थे उनको जो है कि मृत्यु हो गई। वहां पर देखेंगे तो 7 छात्र में आपको देखने को मिलेंगे उमाकांत प्रसाद, रामनंदन सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगदीप कुमार शहीद हो गए तथा उनके जो छात्र जो थे, मतलब उन अनेक छात्र जो है वहां पर के घायल हो गए थे इसी गोलीकांड को लेकर के। यहाँ पर देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का भी निर्माण हुआ और जो शहीद स्मारक था उससे जानने से पहले हम जान लेंगे कि ये जो लोग थे
ये जो लोग क्या कहलाते, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये कहाँ से थे, कहाँ के थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि जब वहां पर शहीद का जो शहीद स्मारक का जो निर्माण करना था, वो तो बाद में हुआ निर्माण, लेकिन ये लोग थे उमाकांत प्रसाद सिंह, रामनंदन सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पर चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगदीप कुमार, ये सारे लोग थे, 7 लोग। इनके जो कहाँ के थे, तो जानेंगे कि उमाकांत प्रसाद सिंह उर्फ रमन जी इसे नाम से जाना जाता था, और इनका जो है कि घर आप समझे तो ये नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे। रामानंद सिंह के बारे में जाने तो यह शहादत नगर, वर्तमान में धनुआ जो कि पटना में पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। उसके बाद सतीश प्रसाद झा के बारे में जाने तो खरहारा, भागलपुर के रहने वाले थे। जगपति कुमार देखे तो खराटी पोबरा थाना में के रहने वाले थे, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद देखे तो देवीपद चौधरी की बात करें तो यह सिलहट जमालपुर में के रहने वाले थे। और राजेंद्र सिंह के बारे में जाने तो बनवारी चक सारण के रहने वाले थे। उसके बाद राम गोविंद सिंह जो थे वह दशरथा पटना के रहने वाले थे। तो ये जो 7 लोग थे, ये यहाँ मतलब बिहार के ही रहने वाले थे एक्चुअली में, और ये सारे के सारे छात्र को जो है कि गोली लगी थी, और इसके कारण जो है कि इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद हम जानने के चलेंगे तो इस पर जो स्मारक जो बनाना था, यह कब जा करके बना, इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा हमें कि इस स्मारक का शिलान्यास जहाँ बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों 15 अगस्त 1947 को हुआ था। यानी कि अनौपचारिक रूप से आप समझ लें या फिर टेम्पोररी रूप से समझ लें, तो देखें तो 15 अगस्त 1947 को जो बिहार के राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल आप जान लें तो जयराम दास दौलत राम जो थे प्रथम राज्यपाल थे, जो कि आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के समय की बात करें तो ये प्रथम राज्यपाल बने थे बिहार के। तो जयराम दास दौलत राम थे इनका जो राज्यपाल थे। इनके द्वारा जो है कि स्मारक का जो शिलान्यास किया गया बिहार में, और इसका जो है औपचारिक रूप से अनावरण के बारे में समझे तो इसका जो औपचारिक रूप से अनावरण जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 ईस्वी में इसका जो है कि अनौपचारिक रूप से अनावरण किए थे। और जो जाने तो बिहार के ही रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगा ही। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे तो इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में जो है कि पूर्ण हड़ताल रखा गया था, 12 अगस्त 1942 ईस्वी को। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसी दिन शाम में कदम कुआं जो पटना में स्थित है, कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ, और इसके फलस्वरूप पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जो फैक्ट निकल के आता है जो कि इम्पोर्टेंट है कि बिहार के समाजवादियों ने जैसे कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने हजारीबाग जेल से पलायन कर नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली थी। यानी कि हजारीबाग जो जेल था जो कि अभी झारखंड में है स्थित है, तो उस जेल से भाग करके उन लोगों ने नेपाल में शरण ले लिया था। नेपाल कहाँ पर, तो हनुमान नगर में शरण लिया था। उसके बाद देखें तो जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल के क्रांतिकारी युवकों को छापामारी युद्ध, क्रांतिकारी जो युवक थे नेपाल के उसके साथ मिलकर के वहां पर छापामारी युद्ध की शिक्षा देने लगे, और वहां पर एक केंद्र भी संगठित कर लिया गया इस शिक्षा को देने के लिए, छापामार युद्ध को सिखाने के लिए। उसके बाद नेपाल में ही उन्होंने क्या किया, तो आजाद दस्ते का गठन किया। आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण कहाँ किए, तो नेपाल में किए थे, इसको ध्यान रखेंगे। और कब किए थे, जब हजारीबाग जेल से भाग करके नेपाल के हनुमान नगर में गए थे, शरण लिए थे, तो वहां पर जाकर के इन्होंने आजाद दस्ते का जो है कि गठन किया था। 1943 ईस्वी की बात है, मार्च अप्रैल के समय में जो है कि नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में जो है कि बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का शिक्षा दिया गया। ध्यान रखेंगे, आग्नेयास्त्र जो होता है एक प्रकार का पेट्रोल बम आप कह सकते हैं इसे, यह जो चलाने का शिक्षा दिया गया सरदार नित्यानंद सिंह के द्वारा। कहाँ पर शिक्षा दिया गया, तो नेपाल के राजविलास जंगल में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फैक्ट है, आजाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ भाग लेने वाले प्रमुख समाजवादी लोग थे, जो कि राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेश शुक्ल,
रामनंदन मिश्र, सूर्य नारायण सिंह, सीताराम सिंह और गंगा शरण सिंह, ये सारे लोग थे जो कि आजाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश नारायण के साथ भाग लेने वाले प्रमुख समाजवादी नेता के रूप में काम कर रहे थे और अपना जो है कि योगदान दे रहे थे आजादी के लिए। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है 1943 के अंत तक यह आजाद दस्ता सक्रिय रहा था, परंतु नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण यह शिथिल पड़ गया था। तो ध्यान रखेंगे जो राम मनोहर लोहिया और अन्य क्रांतिकारी जो लोग थे उन्हें नेपाल सरकार के द्वारा ही गिरफ्तार कर लिया गया था 1943 ईस्वी के अंत में। तो इससे क्या हो गया था, तो यह शिथिल पड़ गया था, आजाद जो दस्ता था नाम था वो शिथिल पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। उसके बाद देखें तो जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे, यानी कि मतलब छुप छुप करके जो है कि गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से संपर्क करने का प्रयास भी किया था, हालांकि यह संभव नहीं हुआ था, यानी कि छुप छुप करके काम कर रहे थे, छुप छुप करके अपनी जो गतिविधि थी उसको अंजाम दे रहे थे। लेकिन उन्होंने उसी बीच जो है सुभाष चंद्र बोस जो ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, तो उससे मिलने का प्रयास किया, उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वह असंभव हुआ। उसके बाद देखें तो 1942 यानी 1942 के अंत में 1942 के आंदोलन के क्रम में ही हिंसा और पुलिस का दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। मतलब उस समय में बहुत सारे असंख्य हिंसक आंदोलन और पुलिस के बीच जो है कि देखने को मिले, लोगों के बीच और पुलिस के बीच देखने को मिले। उसके बाद देखें तो सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखें तो यहाँ पर सारण जिले में जगलाल चौधरी ने भी पुलिस थाने को जला डाला और चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली। ध्यान रखेंगे जगलाल चौधरी जो थे, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट के थे, और सारण डिस्ट्रिक्ट में पुलिस थाने को जला दिया और उन्होंने सारण में अपना जो है कि पृथक सरकार बना ली। उसके बाद देखें तो दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर, ध्यान रखेंगे कुलानंद वैदिक जो दरभंगा से थे और सिंहवाड़ा से कर्पूरी ठाकुर थे, ने जो है कि संचार व्यवस्था को ठप कर दिया, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला दिया गया और जबकि जो है कि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्यामा बिहारी लाल मारे गए थे। ध्यान रखेंगे जो श्यामा बिहारी लाल थे वह कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में पुलिसों द्वारा मारा गए थे। उसके बाद देख ले तो कटिहार जिला से रिलेटेड है, कटिहार थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में ध्रुव कुमार को जो है कि पुलिस की गोली लग गई थी, जिससे कि उनकी जो है कि मृत्यु हो गई थी। और डुमराव की बात करें तो डुमराव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दिया। उसके बाद देखें तो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में आदिवासियों ने, विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपनी क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे दी और पलामू, हजारीबाग, उसके बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी संगठित कर ली गई और जिससे कि विरोध किया जा सके, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। नेक्स्ट चलेंगे तो देख सकते हैं कि गांव में पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रीयवादों ने वस्तुतः समांतर सरकार स्थापित कर ली। यानी कि जो ग्राम पंचायत थे, रक्षा दल थे, ये सभी क्या किया, तो अपना अपना सरकार स्थापित कर लिया गया अपने क्षेत्रों के अनुसार। ध्यान रखेंगे जो भी क्रांतिकारी लोग थे, जैसे कि आप देखते होंगे वीर कुंवर सिंह को, तो वो भी एक प्रकार के राजा ही थे, लेकिन उन्होंने क्या, जमींदार थे, तो उस समय में जमींदार थे ही और उस समय में पावरफुल थे। और उसी समय में क्या किया, तो वो उन्होंने भी आरा में अपना जो है कि सरकार स्थापित करके बहुत सारे जो है कि शासन व्यवस्था को मतलब चलाने लगे इस तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध, और इस तरीके से होने लगा। उसके बाद देखिए तो भारत छोड़ो आंदोलन में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, 8783 जो है कि को जो है कि सजा हुई, यानी कि इतने लोग की 8,783 लोगों की सजा हो गई थी और 134 लोग मारे गए थे, इसको ध्यान रखेंगे, और 362 घायल हो गए थे, जिसके अंत सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य कर दिया था इतने लोगों ने। उसके बाद देखें तो 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव कराए गए। ध्यान रखेंगे जो 1945 ईस्वी में राजनीतिक जो प्रक्रिया थी उसको अग्रसारित किया गया, बहाल किया गया और उसके बाद जो है कि चुनाव कराए गए जिससे कि सरकार की स्थापना हो सकी। उसके बाद देखेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार पहुंचे हैं हमारे इस चैनल पे, तो शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ।
नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने में स्वतंत्रता प्राप्ति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जाने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और मजदूर दल सत्ता में आया और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। यानी कि हम एटली का जो सरकार बना, लेबर पार्टी का जो सरकार बना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन में, तो वहां पर जो है कि ये प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली साहब। इन्होंने क्या किया तो बोला कि हम लोग क्या करेंगे, तो भारत में जो हमारी सत्ता है उसको हम क्या करेंगे तो भारतीयों को सौंप देंगे। इसकी जो है कि प्रस्ताव रखा गया, इसको ध्यान रखेंगे। जो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी और उसी समय जो मजदूर दल यानी लेबर पार्टी की जो सत्ता बनी थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अभी तभी इंग्लैंड कहा जाता था, अभी ब्रिटेन कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो ये इसी इंग्लैंड में जो है कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का जो सरकार बना था, उन्होंने कहा कि भारत में जो है कि हम सत्ता को हस्तांतरित कर देंगे, भारतीयों को दे देंगे। उसके बाद देखें तो 24 मार्च 1946 में क्या हुआ, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर के से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया। यानी कि कैबिनेट मिशन को वहां पर भेजा गया, भारत में भेजा गया हमारे यहाँ, जिसमें कि सदस्य कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जो कि कैबिनेट मिशन को लेकर के इंग्लैंड से भारत पहुंचे थे, जिसमें कि सत्ता को हस्तांतरित किए जाने की बात थी और सत्ता को भारतीयों को सौंपने की बात थी। इसके बाद देखें तो इस मिशन के द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उपाय सुझाए गए। ध्यान रखेंगे, इस मिशन के द्वारा जो है कि संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उपाय सुझाए गए, लेकिन इन प्रस्तावों के सामने सामान्य और स्वीकृति नहीं मिल सकी। जो यह जो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन, इसके प्रस्ताव को जो है कि संविधान अच्छे तरीके से स्वीकृति नहीं मिल सकी। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ से निकल गया कि देश भर में चुनाव हुए, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गतिरोध बने रहे। ध्यान रखेंगे, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 पार्टी जो बटा हुआ था, इस 2 पार्टी में गतिरोध बराबर बने रहे। ठीक है, इसके कारण जो है कि सरकार निर्माण के आरंभ में हालांकि बाधा पहुंची, परंतु जो है कि 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन कर लिया गया। इस सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एवं जगजीवन राम शामिल हुए थे। यानी कि जो इस सरकार जो गठन हुआ था 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा, इसमें जो है कि भारत सरकार के अंतर्गत बिहार के जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल हुए थे। उसके बाद देखेंगे तो निकल के आता है कि 9 दिसंबर 1946 की बात है को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी रूप से इनका अध्यक्ष बनाया गया था, की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है कि भारत स्वतंत्रता का जो है कि संविधान बनाने के लिए संविधान 1946 में तो आजाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, मतलब सही रूप से समझे तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को उन्होंने क्या किया, तो संविधान सभा बनाने के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सत्र या फिर संविधान सभा का जो है कि गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी रूप से। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के पूर्णकालीन अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया संविधान सभा के। नेक्स्ट कंसेप्ट निकल के आता है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में देश के विभाजन का प्रश्न पर समझौता होने जाने के बाद जो है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है कि स्वतंत्र हो गया। भारत जो है कि स्वतंत्र हो गया। ध्यान रखेंगे, जो मुस्लिम लीग के हेड कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इधर कांग्रेस के जो हेड थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है कि महात्मा गांधी, ये सारे लोग थे। और इन लोगों के बीच सहमति बन गया कि भारत का विभाजन कर देना है, और जिसमें कि पाकिस्तान और जो है कि भारत इस तरीके से हो गया। उसके बाद देखिए तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ का एक राज्य में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखिए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ, ताकि प्रांतों में जो है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। यानी कि 1935 के तहत प्रांतीय
लागू करने की बात को रखा गया और इसी के आधार पर जो है कि राज्य में जितने भी सारे कानून बने, तो इसी के 1935 का जो एक्ट था उसको जो है कि सामने रख करके मतलब जो है कि बिहार में या फिर किसी भी राज्य में आप देखेंगे तो वहाँ का कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अधिनियम को सामने रखा और इसी के आधार पर इसके बना दिया गया। उसके बाद देखें तो इसके पश्चात सभी पार्टियों चुनाव की तैयारी में लग गई थी और उसके बाद देखें तो 1935 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया था 1935 ईस्वी में। उसके बाद जो है कि जनवरी 1936 ईस्वी में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन उनका जो है कि 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राम दयालु सिंह कर रहे थे। उसके बाद जो कंसेप्ट निकल के आता है, कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और दौरा करके उन्होंने क्या किया तो कांग्रेस के लिए सघन प्रचार कार्य किया, यानी कि बहुत जोर शोर से कांग्रेस के लिए प्रचार किया जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद देखिए तो 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य में तो बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कि कांग्रेस 107 प्रत्याशी खड़े किए थे, मतलब कि समझ लें कि 107 जो सीट था उस पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें से 98 प्रत्याशी विजय रहे थे, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद कंसेप्ट निकल के आता है कि दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसमें कि 17 से लेकर के 18 मार्च को जो है कि 17 से लेकर के 18 मार्च 1939 ईस्वी में जो कि कांग्रेस की जो है कि नई दिल्ली में बैठक के में जो है कि प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित करने के लिए अनुमति दे दी गई थी, यानी कि मंत्रिमंडल गठित करने के लिए कांग्रेस को आदेश मिल गया। उसके बाद देखें तो कंसेप्ट निकल के आता है यहाँ से कि मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर एमजे हैलेट, ध्यान रखेंगे उस समय जो गवर्नर थे कौन थे तो एमजी हैलेट महोदय थे, से जो है कि अपने विशेष अधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मतलब जो है कि गवर्नर के पास एक विशेषाधिकार होता है तो वो उन्होंने जो क्या किया तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। और इसके बाद जो है कि दूसरी पार्टी जो थी इंडिपेंडेंट पार्टी के महमूद यूनिस थे, यानी उस समय इंडिपेंडेंट पार्टी के जो हेड थे मतलब मुख्य नेता के रूप में समझ ले, प्रमुख नेता थे मोहम्मद यूनुस, उनको जो है कि सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिन्होंने स्वीकार कर सरकार जो है कि अपना बना लिया। इस प्रकार जो है कि मोहम्मद यूनुस ने बिहार में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, यानी कि उस समय में जब समझ रहे कि भारतीय मतलब जो है कि भारत आजाद हुआ था, मतलब या आजाद नहीं हुआ था, समझ ले आजाद नहीं हुआ था उस समय में, तो उस समय में क्या होता मोहम्मद यूनुस की बात करें तो मोहम्मद यूनुस ने अपना सरकार बना लिया था और उस समय में क्या कहा था तो भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कहा जाता था, जो कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते थे उसे प्रधानमंत्री का ही नाम दिया जाता था। उस समय यहाँ पर भी लिखा भी गया है तो देख सकते हैं उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है कि 1 अप्रैल 1937 की बात है, 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त बहाव अली, ध्यान रखेंगे मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त बहाव अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल शामिल हुए, परंतु कांग्रेस पार्टी ने जो है कि गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से जो बहाव अली, कुमार अजीत, उसके बाद जो है कुमार अजीत प्रसाद सिंह, उसके बाद गुरु सहाय लाल शामिल हुए इस पार्टी में और इस जो मतलब जो है कि इस मंत्रिमंडल में। और उसके बाद जो है कि इसको जो है इसका जो है कि बड़े कड़े रूप से कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया इस सरकार को जो गठन हुआ था। उसके बाद बात करें तो 21 जून 1937 की बात करें तो 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो 21 जून 1937 को आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्य में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी के सरकार बनाने का फैसला लिया, ध्यान रखेंगे। उसके उपरांत जब जो है कि वायसराय जो थे लिनलिथगो, उन्होंने आश्वासन दिया 21 जून 1937 को कि जो है कि राज्यपाल है वह जो है कि किसी भी सरकार को जो है कि अपना जो है कि संवैधानिक या फिर वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसके बाद जो है कि कांग्रेस जो जीती हुई पार्टी थी उन्होंने क्या किया तो सरकार बनाने का फैसला किया। फलतः जो है कि मोहम्मद यूनुस को त्यागपत्र देना पड़ा। और इसके बाद देखें तो 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में
कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। यानी 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने के नेतृत्व में ही कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें कि अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बने और तथा जो है कि अब्दुल बारी जो है कि अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सितंबर 1939 की बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ ही हुआ था और ब्रिटेन की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया, तो इसके जो है कि विरोधास्वरूप कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर लिया और फलतः सभी प्रांतों में सरकारों का विघटन भी हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो इसमें जो है कि जो कोई भी सरकार था, प्रांतीय सरकार था, उस सभी सरकार ने क्या किया तो अपना जो है कि सरकार को मतलब गिरा दिया। कांग्रेस के मतलब अंग्रेज के साथ जो मिलकर के सरकार चल रही थी उसको जो है खत्म कर दिया और उसके बाद जो है कि सारे लोग युद्ध में चले गए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। उसके बाद देखें तो मार्च 1946 ईस्वी में बिहार में एक बार फिर से चुनाव संपन्न हुए और इस बार विधानसभा में 152 सीटों में कांग्रेस को 98 और मुस्लिम लीग को 34, ध्यान रखेंगे, मोमीन को 5 और आदिवासी को 3 तथा निर्दलीय को 12 सीट मिली थी। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो और फैक्ट निकल के आता है यहाँ से कि 30 मार्च 1946 ईस्वी को बात करें तो 30 मार्च 1946 ईस्वी को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन भी हुआ और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारा जो बिहार का है उसमें बने और किंतु कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया तथा देश भर में दंगे भड़क उठे और बिहार में भी दंगे का प्रभाव पड़ा था, जिसमें कि छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर आदि इलाकों में दंगे का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। उसके बाद देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा आचार्य कृपलानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। और इसके बाद देखिए तो 6 नवंबर 1940 ईस्वी को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें कि उन्होंने बिहार में जो कि फैले दंगे पर काफी दुख व्यक्त किया, जिससे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आकर जो है बिहार आकर दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जिसमें कि दंगा को शांत करने की कोशिश भी किया गया। उसके बाद देखें तो दिसंबर महीने के 1946 ईस्वी में जब विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग के सदस्य जिसमें कि सम्मिलित नहीं हुए थे, तो जो अध्यक्षता में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनके अध्यक्षता में जो अधिवेशन शुरू हुआ यानी संविधान सभा शुरू हुआ, पहला सत्र ही शुरू हुआ, तो उसमें जो है कि मुस्लिम लीग जो है कि अपना भागीदारी नहीं रखा था, सम्मिलित नहीं हुआ था कोई भी सदस्य। उसके बाद देखें तो 20 फरवरी 1947 की बात करें तो 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून के 1948 तक भारत को जो है कि स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। यानी कि 1948 तक भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। उसके बाद देखें तो कंसेप्ट निकल के आता है कि इसी बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और वह जब तक बिहार में रहे प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। ध्यान रखेंगे 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार में आए थे उस समय में, तो वहां पर आकर के प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश दे रहे थे। उसके बाद देखें तो 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने और जुलाई महीने के 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ध्यान रखेंगे जुलाई महीने के 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया और तथा इसके आखिरकार में आप देखें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है कि अलग एक देश का भी गठन हो गया। उसके बाद देखें तो देश की स्वतंत्रता इस यादगार घड़ी में बिहार की खुशियां मनाई गई और बहुत सारे लोगों जो है कि अपने स्वतंत्र रूप से जो है कि अपने जश्न मनाया। उसके बाद देखें तो स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री जयराम दास दौलत राम ने अपना जो है कि पदभार ग्रहण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने भी अपना प्रभार ग्रहण करके जो है कि बिहार के आगे बढ़ाने की काम किए। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे वाले कंसेप्ट को। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान क्या क्या रहा था। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं,
तो निश्चित रूप से आप देखने के लिए आइएगा नेक्स्ट वीडियो को, और जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे सारे कंसेप्ट को, और एवं और जो है कि अन्य हड़ताल एवं आंदोलन को भी हम लोग जानेंगे जो कि बिहार के संदर्भ में होगा, और जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।